नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम साइंस के प्रैक्टिस सेट 7 पर डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? सही उत्तर है जूल। ठीक है, याद रखेंगे, कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक जो है ये किसका है? प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक होता है? सही उत्तर है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन जो है ये मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे कि ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की जो है इकाई का नाम है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? सही उत्तर है द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान जो भौतिक राशि है वो प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? सही उत्तर है न्यूटन का तृतीय नियम। अगला प्रश्न है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सही उत्तर है संवेग संरक्षण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दूध से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध से क्रीम जो है किस कारण अलग हो जाती है या फिर किस बल के कारण अलग हो जाती है? तो सही उत्तर है अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है ये रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? सही उत्तर है 36,000 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? सही उत्तर होगा 36,000 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? देखा होगा आपने, वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं, तो किस कारण गोल होती हैं? तो सही उत्तर आपका होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंद है उनका आकार गोल हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं? तो कपूर के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो जल की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर है न्यूटन। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? सही उत्तर हो जाएगा डेवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो बर्फ के दो टुकड़े हैं उनको आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो याद रखेंगे डेवी। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में समान होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट है और जो सेल्सियस वाला जो आपका जो है स्केल है उस पर जो रीडिंग है वो सेम रहती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जब होता है तो सेल्सियस स्केल पर यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है कि अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा परमाणु घड़ियां। ठीक है, याद रखेंगे जो अति लघु समय अंतराल होते हैं उनको सही से मापने के लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के एक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा चालन विधि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? सही उत्तर है संवहन विधि के द्वारा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम से आती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा विकिरण। सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आती है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा विकिरण। विकिरण में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, सही उत्तर हो जाएगा विकिरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आपका सही उत्तर होगा संवहन। ठीक है, याद रखेंगे, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण है उसे संवहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित रहता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऊपर सफेद और नीचे काला। अगला प्रश्न है कि कुलिस नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा एक्स किरणें। एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए कुलिस नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किस कारण निकलती है? तो सही उत्तर है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। आपको पता होगा जो परमाणु बम है, तो परमाणु बम विस्फोट में जो ऊर्जा है वो भारी मात्रा में निकलती है, तो ऐसा होता है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमी कंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर में प्रयोग के आधार पर जो अशुद्धियां हैं उनको मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा बाय सेमीकंडक्टर। जब जर्मेनियम थाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह जो है बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो आपका सही उत्तर है डायनामाइट। आपको पता होगा जो एल्फ्रेड नोबेल हैं उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, और एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही जो नोबेल पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। और जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो सब स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम वहाँ पे प्रदान किए जाते हैं, लेकिन जो शांति का नोबेल है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। और ये जो सभी शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे आपसे और पूछा जा सकता है कि जो विश्व में सर्वाधिक जो सबसे पहले जो अम्ल वर्षा है वो कहाँ हुई थी? ठीक है, विश्व में सबसे पहले अम्ल वर्षा जो है वो कहाँ हुई थी? तो अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।